मॉर्निंग रोशनी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करेंगे सर? स्टार्ट मतलब सर ये हम लोग सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट लॉ बेसिकली पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल्स में आ गए सर। सिक्योरिटी लॉ के अंदर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के बाद हो रहा है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957 में बात हो रहा है। मतलब बेसिकली ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, डिवेंचर मार्केट, जो भी पूरा इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, जो बेसिकली आज के डेट में ऑपरेट कौन करते हैं? सेबी। सेबी आने से पहले ही ये एक्ट बन गया था। सेबी तो बाद में आया, सेबी लॉ पढ़ेंगे सर कुछ दिन में ही आ जाएंगे सेबी लॉ के अंदर। लेकिन सेबी लॉ का जो मतलब सेबी आने से पहले जिस कॉन्सेप्ट के साथ सिक्योरिटी लॉ को बनाया गया, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल किया गया, शेयर मार्केट का जो रूल्स रेगुलेशंस को बांधा गया, सेबी के पास भी क्या पावर दिया गया, ये सभी चीजें सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957 विथ फ्यू अमेंडमेंट्स के साथ मैं आपके साथ लास्ट फ्यू क्लासेस में डिस्कस किया। आज भी मैं उसी मैटर पे डिस्कस करूंगा। जैसे आज मेरा कोशिश रहेगा आपसे बात करने का। जैसे मानो लास्ट दिन मैंने आप लोगों को बहुत सारा डेफिनेशंस बताया था, ठीक है, आज मैं आपसे बात करने जाऊंगा। जैसे मानो कि स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट था लास्ट दिन बात हो रहा था, रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों को याद है। एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि कोई इंडियन ओरिजिन था, वो जर्मनी का सिटीजनशिप ले लिया था, बाद में वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना चाह रहा था, तो क्या वो पॉसिबल है? मतलब वो एंड उसके हस्बैंड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जाना। तो इसी तरह का डेप्थ वाला सवाल हो सकता है कि भाई कौन मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है, कौन स्टॉक एक्सचेंज में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये जो पूरा स्टॉक मार्केट रूल्स है, स्टॉक मार्केट का एक्ट है, ठीक है, बेसिकली यही फाइनेंशियल मार्केट का रूल्स रेगुलेशन एक्ट को डिसाइड करता है। आज मैं आपको ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड कैसे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ठीक है, कंपनी किस तरह से लिस्टेशन होता है सर, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेशन का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड होने का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, विथड्रॉल कब हो जाता है, अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो फाइन क्या चार्ज हो जाता है। एक से बढ़कर एक सेक्शन है जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी गहराई में डिटेल्स बताएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने का क्या रूल्स रेगुलेशंस है। तो है सर बहुत सारा छोटा छोटा चीज है जो स्टॉक मार्केट को बनाते हैं, और उसका रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस में ही स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक इंडियन कैपिटल मार्केट में काम कर पाते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी रूल्स जो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, सीएमए फाइनल लेवल में, सीए में ये टॉपिक रिसेंटली फाइनल में हटाया, सिर्फ सेबी में थोड़ा फोकस किया, बट इतना दिन तक था, लास्ट टर्म तक था, ठीक है। तो ओके, ठीक है, चलो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो तो मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। दिखाई दे रहा है सर स्क्रीन? हाँ रोशनी, ताता बोलो एक बार। यस सर। ओके सर, ओके देखो, तो सर ये एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसे सब्जेक्ट का नाम क्या है, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में हम लोग बातचीत चल रहा है, शाम के क्लास में करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट एरिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिक्योरिटी लॉ का जो एरिया है उस लॉ में ही मेनली ये सुबह वाला क्लास में, सैटरडे वाला मॉर्निंग क्लास में इसमें फोकस करता हूँ सिक्योरिटी लॉ में। तो सिक्योरिटी लॉ के अंदर अगर मैं एग्जीक्यूटिव के सिलेबस के हिसाब से देखूँ तो आप देख सकते हो कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है ये मेनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस या रूल्स 1957। करेंटली एक्चुअली हम लोग ये दोनों पॉइंट को एक साथ लेके ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर फॉर्म किया गया, बट हम लोगों ने इसको एक ही साथ
कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे सेबी के अंदर 1992 में, बट पहले ये दोनों एक्ट को थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेबी में आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सेबी एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का जो एरिया है यही मेनली पूरा आप लोगों का सिक्योरिटी लॉ को कवर करता है, ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है आप लोग जानते हो, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव, ठीक है, ये सभी मिला के सिक्योरिटीज होते हैं ना सर। सिक्योरिटीज का हम लोग बार बार इसका डेफिनेशंस भी देखा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग जो जो पॉइंट अभी तक पढ़ के आए हैं सर, आप देख सकते हो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957, दोनों एक साथ कर रहे हैं बात हम लोग, ठीक है। एक्चुअली जो रूल एक्ट में नहीं बताया गया था उसको बाद में एक्ट के थ्रू से टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, ठीक है। सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल 1957 एज अमेंडेड टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये दोनों रूल मिला के सिक्योरिटी मार्केट को डे बाई डे क्या कर रहा है, काफ़ी मजबूत बना रहा है और बना के स्टार्ट किया है। आजकल सेबी के हाथ बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन वाइज, डेफिनेशन वाइज लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग डेफिनेशंस देखा, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्शन 3 से सेक्शन 5 का एरिया। आज मैं आपसे ये भी बात करूंगा सेक्शन 6 टू सेक्शन 9 का एरिया, जिसमें गवर्नेंस पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, सेबी का पावर, स्टॉक एक्सचेंज का पावर कैसे मिला है। सेक्शन 13 के अंदर आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात किया। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह, ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फिर मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 21। फिर सेक्शन 22 जो है सर वो एसएटी के बारे में बात करता है, मतलब सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल्स, मतलब अगर किसी के साथ भी कोई भी खराबी होता है मेंबर्स वगैरह के साथ, तो वो कैसे अपील कर सकते हैं, और फिर उनका जो भी डिसीजंस होता है वो किस तरह से मतलब उसके चैलेंज भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिर आता है आपका 23 से 26 का एरिया, जो पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, और कुछ मिसलेनियस एरिया है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको जानना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हम लोग लास्ट फ्यू डेज में जाने सर, डिटेल्स में जाने, और कुछ चीज़ें आगे आगे जानेंगे। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कॉन्सेप्ट की में बहुत बात किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं बताया था, ठीक है। फिर मैं आपको कॉर्पोरेटाइजेशन क्या है वो बताया एकदम स्टार्टिंग। फिर मैं आपको डीम्यूचुअलाइजेशन, स्टॉक मार्केट पुराने ज़माने में और स्टॉक मार्केट आज के ज़माने में, ठीक है, कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं सब, ठीक है। पुराने टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से मोनोपोली हो जाता था, जो आज को डेमोक्रेसी किया गया है, ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन के थ्रू से। डेरिवेटिव के ऊपर बहुत चर्चा की है सर, ठीक है, डेरिवेटिव के ऊपर बहुत चर्चा की है, मतलब स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव जो भी बात करो आप। डेरिवेटिव में कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, बहुत सारा चीज़ों में बातचीत हुआ सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, कॉमोडिटी डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग डेफिनेशन वाइज भी देखे। ऑप्शंस क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, राइट टू बाई क्या है, राइट टू सेल क्या है, डिस्कशन हुआ सर, ठीक है। ओके। फिर रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का क्या है इंडिया में, ठीक है, मैं आपको करंट डेट में इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कितना है वो भी बताया, ठीक है, उसका रूल्स, स्कीम्स ये भी समझाया। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स पे मैं आगे आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है, जहाँ पर जाके आप मतलब अपील कर सकते हो किसी के साथ भी, कोई भी मेंबर्स के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर मैं आपको स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या लिखा है, ये सब बताया। रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में मैं आपको ये रूल के साथ लास्ट वीक समझाया था कि आप किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्निशन पा सकते हो। पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर आपको रिकॉग्निशन ग्रांट होता है, फिर जाके आप विदड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन भी हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो रिकॉग्निशन स्टॉक एक्सचेंज का विदड्रॉल भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में अगर भूल गए कोई तो याद दिला देता हूँ कि आपको मैं बताया कि भारत में पहले बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज होता था, रीजनल बहुत सारे कैपिटल सिटी में स्टॉक एक्सचेंज था, जैसे बैंगलोर में, कानपुर में, ठीक है, अहमदाबाद में, पूना में, बहुत सारे शहर में स्टॉक एक्सचेंज होता था सर। बट आज बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। हार्डली 7 स्टॉक एक्सचेंज है जो आज के डेट में BSE NSE के साथ साथ MCX वगैरह है,
ठीक है, कॉमोडिटी एक्सचेंज का कुछ एरिया है, मल्टी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कुछ है, तो कुछ कुल मिला के 7 कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है सर, अभी उसको एक्टिव मोड में रखा गया है, ट्रेडिंग नहीं होता उस हिसाब से, बट एक्टिव मोड में अभी भी रखा गया है। तो ऐसा कुछ एरिया है कि जरूरत पड़ने से स्टॉक एक्सचेंज का जो भी कारोबार है उसको विड्रॉल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज आपको पूरा बताया था कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज बनता है, रिन्यू कैसे होता है, हु इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है, इसी पॉइंट पे, जिसमें आपको वो जर्मनी वाला एग्जाम्पल करवाया था, याद है आप लोगों को? हाँ सर, एक जर्मनी वाला क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, बताओ मुझे। यस सर। ये वाला क्वेश्चन था, मिस्टर अश्मिता डिसूजा, हाँ, जो लॉ स्कूल से हाल फिलहाल में ग्रेजुएट बन के आया है बैंगलोर में, एंड मेड हर पेरेंट्स प्राउड, अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है, और उसके बाद उनको कुछ असाइनमेंट्स मिला, एंड सी रियली गेट इंटरेस्टेड इन दी सिक्योरिटी एक्सचेंज, मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं डे टू डे बेसिस में। और फिर उनको किसी कारण से उनके पापा का ट्रांसफर के कारण उनको जर्मन शिफ्ट होना पड़ा, फिर बाद में जाके उनका मिस अस्मिता डिसूजा का जर्मन में शादी हो गया, और फिर वो इंडिया में आके स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाह रहा है, उनके हस्बैंड भी। तो क्या उनके हस्बैंड को स्टॉक मार्केट चेन्नई या मद्रास स्टॉक एक्सचेंज का बात था, क्या उनके हस्बैंड को मेंबरशिप मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली किस मैटर पे बात कर रहा है, ये बेसिकली मेंबरशिप के मैटर में बात कर रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसका डिटेल्स में बात करता है सर, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था, मेंबरशिप के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं दिया था, तो एक काम करते हैं, थोड़ा डिटेल्स जानकारी दे देते हैं ना सर। हाँ, रोशनी ज्योति समझ में आ रहा है ना बात? प्लीज टेल मी सर, आप लोगों को मैटर समझ में आ रहा है? तथा क्या रे, जो भी हुआ है यस और सर। जो होने जा रहा है समझ में आ रहा है ना, कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर घर में बाई चांस रिविजन सर। भी नहीं दिए, ठीक है। रोशनी, रोशनी आवाज पाচ্ছি ना, ज्योति का तो प्रॉब्लम है माइक में, पर ठीक है। ओके सर, चलो तो फिर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये मेंबरशिप का क्या इशू है, और किसको किसको मेंबरशिप मिल सकता है, कब मिल सकता है, इज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसका थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं सर। रूल 1957, स्नैपशॉट ऑफ व्यू देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। रूल 1957, रूल 8 सबसेक्शन 1, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज मेंबर अगर उनका एज 21 साल नहीं होता है, इफ ही इज लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि वो हमारा जो एग्जांपल हुआ था वो जर्मनी वाला, ठीक है, उसमें क्यों नहीं मिल रहा था स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप, क्योंकि वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तो ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलता है इंडिया का या नहीं रहता है किसी का, तो उनको भी मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना जा सकता। हाँ, अगर अप्रूवल ऑफ सेबी मिलता है तो शायद मिल सकता है, ये बात भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको बताया था। अच्छा, ही हैज बीन एडजस्ट बैंकरप्ट, ठीक है, ही हैज बीन एडजस्ट बैंकरप्ट और रिसीविंग ऑर्डर और bankruptcy has been made against him or he has proved to be insolvent इवन दो ही हैज ऑब्टेन्ड हिज फाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, अगर किसी का किसी भी तरह का कोई बैंकरप्सी केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो नहीं बन पाएगा, अगर वो सब चीजों से फ्री हो तो मेंबरशिप हो सकता है। ही हैज बीन कंपाउंडेड विथ हिज क्रेडिटर्स अनलेस ही हैज पेड 16 आनास इन द रुपीज, मतलब 1 टाका में 16 आना कम से कम उनका पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मतलब सिंपल बात है, 16% लाइबिलिटी चुकता करना पड़ेगा, सिंपल बात कर रहा है। तो जो भी क्रेडिटर का पेमेंट है अगर ज़्यादा बाकी रहेगा तो फिर वो बाकी रहने से आप मेंबर नहीं बन सकते। मार्केट में लाइबिलिटी के साथ किसी जगह में मेंबर नहीं बनाया जाता नॉर्मली। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, अगर वो उनका किसी भी तरह का फ्रॉड या डिसऑनेस्टी का कोई मतलब है तो फिर इन दैट केस ऑल्सो उनको मेंबरशिप नहीं दिया जा सकता। ये तो कॉमन सेंस है। ही इज एंगेज्ड एज ए प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉय इन एनी बिजनेस other than that of securities or commodity derivative except as a broker or agent not involving any personal financial liability, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एरिया है जिसके कारण सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 आपको क्या सिखाया सर, कि आप नहीं बन सकते और
बन सकते हैं मेंबर, ठीक है। तो मेंबर बनने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही हैज बीन प्रीवियसली रिफ्यूज्ड एडमिशन टू मेंबरशिप, अगर पहले उनको किसी कारण से मेंबरशिप नहीं दिया गया, अनलेस ए पीरियड 1 ईयर हैज elapsed, अगर कम से कम 1 साल निकला है सिंस द डेट ऑफ सच रिजेक्शन, तो फिर जाके आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही रीजंस के साथ आपको मैं लास्ट वीक भी थोड़ा बताया था। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 देखो, नो पर्सन एलिजिबल for admission as a member under rule 8 subsection 1 shall be admitted as a member unless, ठीक है, मतलब जिनको 8 subsection 1 में परमिशन नहीं मिला है, no person eligible for admission as a member under rule 8 subsection 1 shall be admitted as a member unless he has worked for not less than 2 years as a partner with or an authorized assistant or authorized clerk or remisher or apprentice to a member, ठीक है। अगर कोई किसी तरह का ट्रेनिंग के साथ कहीं पर अप्रेंटिस का या ट्रेनिंग का काम किया है, तो इन दैट केस उनको मिल सकता है। ही एग्रीज टू वर्क फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, कम से कम उनको 2 साल काम करने का एग्रीमेंट होना है ऑफ ईयर एज ए पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर विथ अनदर मेंबर एंड टू एंटर इनटू बार्गेन्स ऑन द फ्लोर, मतलब ट्रेडिंग फ्लोर, मतलब स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग फ्लोर में उनको बार्गेन करने का रिप्रेजेंटेशन मिला है स्टॉक एक्सचेंज, नॉट इन हिज ओन नेम बट इन द नेम ऑफ सच अदर मेंबर, ठीक है। अगर किसी और के नाम पे भी उन्होंने किया है तो ऐसे केस में भी हो सकता है उनको मेंबरशिप। ही सक्सीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस of a deceased or retiring member who is his father, uncle, brother or any other person who is in the opinion of governing body a close relative, ठीक है। तो अगर किसी क्लोज रिलेटिव जैसे कि फादर का, अंकल का, ब्रदर का, ऐसा किसी के बिहाफ में आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपको मिल सकता है। प्रोवाइडेड दैट द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज में ऑथराइज द गवर्निंग बॉडी टू वेव कंप्लायंस विद एनी ऑफ द फॉरगोइंग कंडीशंस इफ the person seeking admission in the respect of means, positions, integrity, knowledge and experience of business and securities considered by the governing body we are otherwise qualified for membership। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर किसी भी कारण से रूल्स, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए, ठीक है, गवर्निंग बॉडी अगर कुछ कंप्लायंस को वेव भी कर सकता है, हटा भी सकता है, अगर उनको लगता है कि भाई इसका पोजीशंस, इंटीग्रिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस बिजनेस इन सिक्योरिटीज में है, तो इन दैट केस उनको भी क्वालिफाइड मेंबरशिप दिया जा सकता है एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के तहत। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो एक बार। रूल 8 सबसेक्शन 3 अगर एक बार देख लो, no person who is member at the time of application for recognitions or subsequently admitted as a member shall constitute, no person who is a member at the time of application for recognitions or subsequently admitted as a member shall constitute as such if he ceases to be a citizen of India, अगर किसी का इंडियन सिटीजनशिप भाग चला जा रहा है, ठीक है। Provided that nothing herein shall affect those who are not citizen of India but who were members at the time of such applications, ठीक है। ये सिटीजनशिप जा रहा है, बट जो मेंबर था जब सिटीजनशिप जा रहा है पहले से था, और वेर एडमिटेड सब्सिक्वेंटली अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 8 सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू देयर कंप्लाइंग विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल। मतलब कहने का मतलब है, नो पर्सन हु इज अ मेंबर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंटली एडमिटेड एज अ मेंबर शैल कंटिन्यू एज सच इफ, अगर मतलब उसका मेंबरशिप नॉर्मली कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बट अगर कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू होने के पीछे कुछ रीजंस भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो भी पर्सन हो सकता है एज पर इनकम टैक्स, हम लोग जानते हैं कि नॉट जस्ट इंडिविजुअल, आप लोगों का कंपनी भी मेंबर बन सकता है, एलएलपी भी बन सकता है, ठीक है। तो नो पर्सन हु इज अ मेंबर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन दिया जा रहा है उस टाइम पे वो मेंबर नहीं है, फॉर रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंटली एडमिटेड एज द मेंबर शैल कंटिन्यू एज सच इफ ही सीजेस टू बी सिटीजन, अगर उनका इंडियन सिटीजनशिप जा रहा है फिर भी वो मेंबर बना रख सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियरिन शैल इफेक्ट दोस हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट हु वर मेंबर्स एट द टाइम ऑफ सच एप्लीकेशन वर एडमिटेड सब्सिक्वेंटली अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 8 सबसेक्शन 1 clause B। He is adjudged bankrupt or a receiving order in bankruptcy is made against him or he is proved to be insolvent। ये तो बात बार बार आ रहा है, पहले भी बोला, इंसॉल्वेंट प्रूव होना चाहिए, बैंक्रप्सी नहीं होना चाहिए। He is convicted of an offense involving fraud or dishonesty. He engages either as a principal or employees in a business other than that of securities commodities, ठीक है। कुछ बेसिक चीज यहाँ पर बोला है सर। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर
रूल 8 सबसेक्शन 4 भी बोला है सर, ए कंपनी डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनीज एक्ट 1956 में भी कंपनी बनाया था, ऐसा कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकता है। सच कंपनी इज फॉर्म्ड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 322 ऑफ द सेड एक्ट। A majority of the directors of such company are shareholder of such company and also members of that stock exchange, and the directors of such company who are members of that stock exchange have ultimate liability to such company। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मेंबर बन सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, यही बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, Rule 4A, a company defined in the Companies Act 1956 shall also be eligible to be elected as a member of a stock exchange if such company is formed compliance with the provision of section 12 of the said act. Such company undertakes to comply with such financial requirements and norms as may be specified by SEBI for registration as per SEBI Act। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर रूल 4A के अंदर इस तरह का 1956 के रिलेटेड कंपनीज वो बन सकता है कंपनी का मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर, वही बात यहाँ पर बोला है। ठीक है, ये चीज एक बार ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है सर, ध्यान में रखिए थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड। The directors of the company are not disqualified from being members of a stock exchange under clause 1 except clause B and subclause F thereof of clause 3 except subclause A and subclause F, and the directors in any company which had been a member of stock exchange and had been declared defaulter or expelled by the stock exchange। अगर किसी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का डिफॉल्टिंग या एक्सपेल्ड होने का बात है तो वो मेंबर, वो डायरेक्टर उस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सन्स हु पॉसेस अ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, जिनका सिक्योरिटी में डील करने का एक्सपीरियंस हो, एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर काम करने का एक्सपीरियंस हो, एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट काम करने का एक्सपीरियंस हो, तभी जाके उनको मेंबरशिप दिया जा सकता है। तो कुछ रूल्स तो है, अगर किसी फील्ड में किसी को एस्टेब्लिश होना है, मेंबरशिप लेना है, तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अदर रूल्स भी हैं। रूल 8 सबसेक्शन 5, वेयर एनी मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज ए फर्म, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कोई फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो इस केस में सब रूल 1, 3 एंड 4 शैल आल्सो अप्लाई। ठीक है, रूल 8 सबसेक्शन 6 में एलएलपी भी मेंबर बन सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का ही एक मॉडर्न वर्जन जो 2008 में आया है। ठीक है, ये भी सेबी एक्ट के थ्रू से अप्रूवल मिला है, सेबी 19(2) के थ्रू से भी इसका अप्रूवल दिया गया। सो कौन कौन मेंबर बन सकता है, इसका एक पूरा डिटेल्स लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इवन रूल 8 सबसेक्शन 7 में एनी प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ट्रस्टीज, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है ना, उसके ट्रस्टी बोर्ड होते हैं। ठीक है, ऑफ एन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये लोग भी मेंबरशिप का एरिया ले सकते हैं। बट एक बात याद रखना पड़ेगा, not less than 2 designated partner of the LLP are person who possess a minimum experience of 2 years, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस डीलिंग इन सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके वो मेंबरशिप LLP भी ले सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, 8 सबसेक्शन 3, 8 सबसेक्शन 4, 8 सबसेक्शन 5, 6, 7, इसमें आपको हु इज एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, इसका एक पूरा डिटेल्स आइडिया मिला होगा। रूल सबसेक्शन 8, रूल 8 सबसेक्शन 8, जहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेक्स अ रिकमेंडेशन द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बॉडी होता है, shall admit the following corporations, body corporate, companies और institution as member। किसको किसको मेंबर बनने के लिए बताते हैं, देखो। ठीक है, रूल 8 सबसेक्शन 8, सर IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो IFCI एक्ट 1948 में बना है। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 1964, जिनको पॉपुलरली हम लोग IDBI बैंक के नाम से जानते हैं। बट IDBI बैंक बाद में बैंकिंग लाइसेंस दिया, उससे पहले ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ही काम करता था। ठीक है, नाम तो सुने होंगे आप लोग IDBI का। अरे ये मेरे घर के सामने ही है, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर एक IDBI है। बट क्या आप लोग IDBI का नाम सुने हैं? है सर। यस सर, बिग बैंक, बहुत ही बड़ा बैंक है, लेकिन नॉर्मली इसको बनाया गया था पुराने टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फाइनेंस के लिए। जैसे ICICI भी पहले वैसे काम करता है प्राइवेट लेवल में। ठीक है, इंडस्ट्रियल ICICI का फुल फॉर्म क्या है? कुछ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल ICICI, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को याद आ रहा है तो आप बोल सकते हैं।
ठीक है, पहले वो सब फाइनेंस कंपनी था, एचडीएफसी पहले हाउसिंग। हाँ बोलो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बोला है। हाँ सही बोला, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, वही वही मैं भूल जा रहा था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो पहले वो भी इस तरह का एक काम करता था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, आपको मैं बोला और आ गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली दिस इज क्या, ये आईसीआईसीआई है, समझ में आ गया। आईसीआईसीआई इसी का बाद में बैंक बना है। ठीक है, बाद में इनको बैंकिंग लाइसेंस भी दिया गया, लेकिन मेन इसी तरह से ये लोग आया था। एचडीएफसी मेनली आया था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के काम के लिए, आज भी है उसका वो बिजनेस, लेकिन बाद में बैंक का लाइसेंस भी मिला और बैंकिंग बिजनेस भी चालू कर दिया। ठीक है, और आज प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैंक बन गया। ठीक है, आईसीआईसीआई भी एक टाइम पे सबसे अच्छा था, अभी थोड़ा सा एचडीएफसी के पीछे रन कर रहा है, बट वो भी कुछ छोटा नहीं है, बड़ा है। और क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय आईआरडीएआई। इंश्योरेंस के केस में बात क्या है ना, आईआरडीएआई को देना पड़ता है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको देना पड़ता है इंश्योरेंस एक्ट के तहत। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963। आईसीआईसीआई जो आपको बोला, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द सब्सिडियरीज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और कंपनी स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू ई, अगर इनका कोई भी सब्सिडियरी of the State Bank of India or any nationalized bank set up for providing merchant banking service, buying and selling securities and other similar activities। merchant banking मतलब आप लोग जानते हो ना सर, merchant banking मतलब बेसिकली जो बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, इट्स लाइक जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा विड्रॉल करके देना, इन्वेस्टमेंट बैंकर का जो काम वगैरह होता है। ठीक है, इस तरह का पूरा काम पे जो भी कंपनीज सब्सिडियरी भी अगर होते हैं, तो इनको भी मेंबर बनाने के लिए सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 ऑफ सिक्योरिटी एक्ट रिकमेंड करते हैं। एनी बैंक इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकेंड शेड्यूल में 1934 में अगर कोई भी बैंक लिया है, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एस्टेब्लिश अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, जो बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में फाइनेंसिंग करते हैं। अगर आप लोगों को फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से फाइनेंस के लिए जा सकते हो कि भाई मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, फाइनेंस करो मुझे, ये प्रोडक्ट है मेरा, ये सर्विस है मेरा, मुझे लोन दो बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, ये सब चल रहा है क्या, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर, जो रूल सब 8 सबसेक्शन 8 के तहत हु इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर रूल 8 सबसेक्शन 8 सेबी को, वेयर द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया मेक्स अ रिकमेंडेशन, द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज शैल एडमिट द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज और इंस्टीट्यूशन एज ए मेंबर। नाबार्ड भी है सर, यहाँ पर नाबार्ड भी दिख जाएगा आपको, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड एक्ट 1981 में आया था। नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, एनएचबी एस्टेब्लिश अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है, बेसिकली जिनके पास फंड है, पैसा है, उन्हीं को सिक्योरिटी का मतलब एक्सचेंज का मेंबरशिप देने का बात होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एनी पेंशन फंड, एनी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप देने का बात बोर्ड ने किया है। सर क्या मतलब मेंबरशिप विड्रॉल भी हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर का एक बार रिकॉग्निशन तो मिल सकता है, बट क्या विड्रॉल भी हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्विंग ऑफ नोटिस फॉर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी से करवाते हैं, है ना सर। सेबी क्या बन गया, सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट का आंख कान नाक सब बन गया। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी इज द ऑप्शन is the of the opinion that the recognition granted to a stock exchange in the interest of the trade or in the public interest, the same should be withdrawn। जरूरत पड़ने से किसी का स्टॉक एक्सचेंज का विदड्रॉन भी हो सकता है। Then the central government or SEBI may serve on the governing body of the stock exchange a written notice that the central government is considering the withdrawal of the recognitions for the reason stated in the notice, and after giving an opportunity to the governing body to be heard in the matter, कि अगर गवर्निंग बॉडी को भी इनके बारे में
कुछ ना कुछ सुनवाई करने का मौका दिया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में विथड्रॉ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन मिला था, बट उनको जो भी रिकॉग्निशन है वो ग्रांटिंग भी विथड्रॉल हो सकता है, जो ऑफिशियल गैजेट में वो बताते हैं। एक बार विथड्रॉल हो जाए तो उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट no such withdrawal shall affect the validity of any contract entered into or made before the date of notification। देखो सर, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, जैसे एनएसी बीएससी के थ्रू से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। तो अगर किसी एक्सचेंज का लाइसेंस या रिकॉग्निशन से अगर छीन लिया जाए या फिर विथड्रॉल कर लिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मानो बीएससी ये एक एक्सचेंज है, आज बीएससी के थ्रू से आप लोग जानते हो स्टॉक मार्केट में आप सभी कोई हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट के साथ यू ऑल कनेक्टेड, आई नो दैट। सो स्टॉक मार्केट में आप शेयर का डील तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप देखो यहाँ पर कितना सारा काम हो रहा है। ये बॉन्ड मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ओपन है, बॉन्ड या डिवेंचर मार्केट, तो क्या ये भी सिक्योरिटी है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डिवेंचर मार्केट में बिक रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बहुत सारा है, पिरामल कैपिटल हाउसिंग, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट, मतलब लाइन लग जाएगा सर बॉन्ड डिवेंचर का। मैं हर क्लास में आपको दिखाता रहता हूँ, मैं कभी एनएससी में दिखाया, आज मैं थोड़ा बीएससी में दिखा रहा हूँ आपको। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है और आप लोग घर पे भी देखते होंगे। सर इक्विटी देख लो, ठीक है, डेरिवेटिव्स देख लो, इंडिसेस देख लो, करेंसी देख लो, कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, म्यूचुअल फंड का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर किसी का रिकॉग्निशन विथड्रॉल कर लिया जाता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होगा, सिंपल बात है। So provided that no such withdrawal shall affect the validity of any contract entered into or made before the date of notification of the central government may after consultation with the stock exchange make such provision as it deems fit in the notification of withdrawal or in a subsequent notification similarly published for the due performance of any contract outstanding on that date। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है तो उसको कंप्लीट करने का भी मौका मिलना चाहिए। As per Rule 13, the written notice for withdrawal of recognition shall be in Form C। ठीक है, ये Form C में Rule 13 में विड्रॉल करने का नोटिस दिया जाता है, ये रूल है, ठीक है, एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, when recognition granted stand to be withdrawn, also the section 5 subsection 2 of the act states that where the recognized stock has not been corporatized or demutualized, अगर कोई recognized stock कॉर्पोरेटाइज नहीं होता है, डीम्यूचुअलाइज नहीं होता है, आज के जमाने में बहुत जरूरी है, तो सिर्फ सोसाइटी बेस्ड स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, उसमें मोनोपोली होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। तो कॉर्पोरेटाइज एंड डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता के रखा सर, पहले इसी लॉ के अंदर पहला 1-2 क्लास के अंदर ही मैंने बताया, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का आप ऐसे समझो कि बेसिकली डेमोक्रेसी, जो आज के डेट में सब ऑनलाइन में सभी कोई ट्रेडिंग कर सकता है, मार्केट पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, ये पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले सिर्फ उन्हीं को पता होता था जो थोड़ा बहुत सोसाइटीज के साथ कनेक्शन रखता था, ठीक है, जो कुछ बड़े फैमिलीज, बिग फैमिलीज मार्केट को चला पाता था, डेमोक्रेसी नहीं हुआ था, ठीक है। ये अभी क्या हो गया, अभी मतलब बेसिकली ये समाज में बाकी सभी लोगों के अंदर भी ये चीज आ गया, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे वालों के लिए ही मार्केट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मार्केट अभी सबका है, हर कोई मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो कॉर्पोरेटाइजेशंस, डीम्यूचुअलाइजेशंस, और if it fails to submit the scheme referred to in section 4b subsection 1 within the specified time, therefore or the scheme has been rejected by SEBI under section 4b subsection 5, the recognition granted to such stock exchange under section 4 shall stand withdrawn and central government shall publish by notification in the official gazette such withdrawal of recognition। Thus it is clear from the above provisions that SEBI's intent was to mandate that the existing stock exchange should corporatize themselves for better administration and increase transparency of their working। ठीक है, ये हर स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट बना दिया, किसने, सेबी ने। जैसे मैं आपको उस दिन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहा था कि एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लास्ट वीक बता रहा था, उसके नीचे आप लोगों को मैं लास्ट दिन भी दिखाया था कि क्या क्या करेंटली इंडिया में एक्टिव चल रहा है और कौन सा पहले था बट अभी वो एक्टिव नहीं है या फिर उनका रिकॉग्निशन विथड्रॉल कर लिया गया। हाँ सर,
याद है क्या था मणिपुर से? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेबी को अगर ठीक नहीं लगता, स्कीम पसंद नहीं है, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इतना सारा स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने रीजंस पे भी कर सकता है। ठीक है, ये देखो, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ देयर वर्क। पहले बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज होता था सर, मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो बीएसई, ये सब क्या है जो करेंटली ऑर्डर में है सर, एक्टिव है। बीएसई, सीएसई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है, बट अभी इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं होता है, सेगमेंट परमिशन अभी कुछ नहीं है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, बट बहुत जल्दी इसका भी खत्म हो जाएगा सितंबर 15 में। आई डोंट नो फिर रिन्यू का क्या होगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर नीचे नोट में आप सेबी के साइड में जाके चेक कर सकते हो। द हैदराबाद सिक्योरिटी, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, सौराष्ट्र, मैंगलोर, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कोचीन, बैंगलोर, लुधियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड हैव बीन ग्रांटेड एग्जिट बाय सेबी बाय ऑर्डर जनवरी 25, 2013। ठीक है, एग्जिट ग्रांट कर दिया। ठीक है भाई, अभी एग्जिट कर लो, अभी कोई काम नहीं है। तो इस तरह का नोटिफिकेशंस आपको सेबी के साइड में भी मिल जाएगा। आप अगर थोड़ा और जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अच्छा, तो बात क्या है, सेबी issued a circular SMD policy CIR 3 on 30th January 2003 asking all the stock exchanges to submit a scheme with the 6 months to implement the schemes. When the stock exchange did not pay heed to the SEBI circulars, the Security Contract Act 1956 was amended in 2004 to compel the stock exchange to corporatize and demutualize. Whichever stock exchange did not follow SEBI's directions were considered to be inactive and ineligible for transactions. समझ रहे हो सर? यही कॉन्सेप्ट है कि जरूरत पड़ने से स्टॉक एक्सचेंज का भी मेंबरशिप विथड्रॉल कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, या फिर ग्रांटेड स्टैंड टू बी विथड्रॉन। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड। ध्यान से सुनिए बात को, सेक्शन 19 का खेल है। स्टॉक एक्सचेंजेस अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड। As per section 19 of the act, no person shall organize or assist in organizing or be a member of any stock exchange other than recognized stock exchange. जो रिकॉग्नाइज नहीं है आप उसका मेंबर नहीं बन सकते। फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग इन एंटरिंग इनटू परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी। सेबी का अप्रूवल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, और आप जाके किसी को असिस्ट कर रहे हो, मेंबर बन रहे हो, ठीक है, किसी अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। सिंपल बात है। ठीक है, मतलब वही तो क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है और वो स्टॉक एक्सचेंज बना के अपना डीलिंग्स चालू कर सकता है, बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट जिसको गवर्नमेंट चाहेगा कि भाई इनको परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट को गलत तरीके से चलाते हैं या फिर अपने बेनिफिट के लिए चलाते हैं, ऐसे केस को गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगा कम करने का। ठीक है, हमेशा नीचे करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, पब्लिक का पैसा एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाते हैं, गलत चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस ना हो, ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एनईसी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, क्या नाम है, जिनके अगेंस्ट में काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है आजकल। एनईसी रिसेंटली एक स्कैम हुआ है ना सर, वो स्कैम 2013 से लेके 16 तक का उनका ये था। क्या नाम बताओ एक बार मुझे, मैं बोला था आप लोगों को पहले भी क्लास में बोला था, चित्रा ना, चित्रा रामाकृष्ण, चित्रा रामाकृष्ण। ठीक है, इनको मोस्ट प्रॉब्ली बेल, ये बेल नहीं मिला होगा शायद, जेल दिया है। ये देखो, ये देखो जेल जेल किया है सर। had moved a petition seeking bail contending that the agency does not seek her custody anymore. हनुमान चालीसा दिया गया है पढ़ने के लिए, बट होम फूड नहीं चलेगा। 59 ईयर्स एज में क्या घोटाला किया एनएससी में। हाँ सर, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि कुछ भी करे। सीरियसली कुछ रिसेंट दिनों में आईसीआईसीआई में चंदा कोचर जी, मेरा बहुत दिल दुखा, इसलिए नहीं क्योंकि सीरियसली लड़के लोग तो होते ही हैं फ्रॉड करने के लिए,
जब औरत भी फ्रॉड करना चालू कर दे, बहुत खतरनाक बात होता है सोसाइटी के लिए, सीरियसली। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ सर, बट क्या है ना, नॉर्मली औरत पे एक अलग ही एक हार्मोन्स होते हैं जो उनको कोई भी काम जो गलत होते हैं ना उसको करने से रोकता है। लड़का लोगों का क्या है ना, उनको सिर्फ पैसा दिखता है, ठीक है, वो गलत कर लेता है, बट लड़कियों में गलत करने का चांसेस नॉर्मली कम होना चाहिए, क्योंकि वही समाज को बांध के रखता है। बट अगर कोई औरत अगर ऐसे करे, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करे, इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर निकाल देना, ठीक है। हिमालयन योगी कोई उनको बता रहा है स्टॉक मार्केट ऐसे चलाना चाहिए, अब ऐसे ऐसे लोगों को मार्केट के अंदर जॉब दे रहे हो, ठीक है। ये देखो क्या क्या इनके अगेंस्ट में आया था, ठीक है। grave lapses in this largest stock market, including sharing confidential information with an individual she dubbed Himalayan Yogi, has been sent to jail for 14 days. अभी 14 दिन के लिए जेल में है। 59 years old who has been heading the NSE since 2013 was arrested for Central Bureau of Investigation (CBI) on February 24 after days of questioning in what has been dubbed the market manipulation scam. The case involving an unfair advantage in trading to some brokers. क्या प्रॉब्लम होता है, देखो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस ना होने से, या अगर रूल्स रेगुलेशंस है बट अगर फॉलो ना करें, ठीक है। फॉलो कब नहीं होता, फॉलो कब नहीं होता सर, जब मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा, आप लोग जानते हो इतना मैच्योरिटी है आपके अंदर, जब सरसों के अंदर भूत होता है। सरसों के अंदर भूत समझते हो, जो देश को चला रहे हैं, अगर मतलब बेसिकली इसको बंगाली में एक बहुत अच्छा एक लाइन बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, जब रक्षक भक्षक बन जाए, ठीक है। सबको पता होता है सर, एकदम ऊपर लेवल तक खबर होता है। अगर वो लोग इस मैटर को जान के भी अनजान बन जाते हैं ना, तब पावर मिल जाता है हेड में रह के। ये देखो क्या किया, सम ब्रोकर्स को अनफेयर एडवांटेज दिया था, वाज फाइल्ड 2018। The agency is investigating allegation of information leak from the computer servers of the market exchange to stockbrokers in what has come to be known as the co-location scam. चित्र रामकृष्णन moved a petition seeking bail, हाँ बेल तो मांगेगा, अब देखो क्या होता है, contending that the agency does not seek her custody anymore, but the CBI opposed it, arguing that she is an influential person and the investigation is still in progress on her foreign visit and other aspects of the case. Hence, he want her to send to judicial custody, the agency argued. The court approved jail custody and later rejected her request for home food and amenities. Every prisoner is same. She can't be a VIP prisoner because of what she had been. Rules can't be changed. Judge Sanjeev Agarwal said as her counsel pressed for special facilities inside the jail. The court, however, allowed her to carry a copy of a prayer books, the Hanuman Chalisa and Bhagavad Gita. Messrs. Ramakrishna was arrested by CBI after nearly 4 years of investigation against a Delhi-based stockbroker. The arrest came after market regulator Security Exchange Board of India released a report indicating alleged misuse of power by the top management of the NSE. The report said Mrs. Ramakrishna was guided by a mysterious Himalayan yogi in all personal and professional matters for around 20 years. The yogi was later revealed to be Anand Subramaniam, a former stock exchange official arrested in a market manipulation case. मतलब ये अल्टीमेटली प्रूव हुआ कि आनंद सुब्रमण्यम जो स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मर ऑफिशियल्स है, वही है वो सो कॉल्ड योगी, ठीक है, जो एक्चुअली इन्होंने स्टोरी बना रहा था। तो बेसिकली स्कैम है, पूरा का बुरी तरह फंसा सर, ठीक है, बुरी तरह फंसे ये, तभी जाके ये हालत हुआ। अब देखो केस कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। इतने अच्छा जिंदगी चल रहा था, इतना पावर मिला था, हाँ, और पावर का मिसयूज, ये चीज बहुत खराब है सर। कोई नहीं छोड़, मतलब सर ये एक बात है, जानते हो ना, मैं पर्सनली इसको मानता हूँ, चाहे अब जो भी स्पिरिचुअल्स किताब फॉलो करते हैं या नहीं करते, आई डोंट नो, बट सीरियसली सर, आप जितना समय जाएगा अगर एक्सपीरियंस करना चाहोगे ना, मेरे को तो आजकल बहुत हो रहा है, जो जितना गलती करता है ना उसको उतना ड्यूज चुकाना पड़ता है। आप जितना गलती करोगे, चाहे छोटा गलती हो बड़ा गलती हो, आपको अपना ड्यूज तो चुकाना होगा। कोई नहीं छोड़ पाएगा, मतलब किसी का कोई छूट नहीं है, जो होगा यहीं पर होगा, कहाँ भागेगा, नहीं भाग सकते। बस एक ही है कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट भी कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं, बट इतना भी ज्यादा सबको छूट नहीं देना चाहिए, बस अपना पॉकेट चले, ऐसा कॉन्सेप्ट इज नॉट गुड ना।
बस मेरा पॉकेट भरते रहे, हमें क्या, चलने दे। आम आदमी को क्या नॉलेज है, सबको मूर्ख बना के रखो। हाँ, ऐसे वेस्ट बंगाल में एक स्कैम किया था मेरे हिसाब से, पूरा दुनिया इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में प्राइमरी लेवल से इंग्लिश हटा दिया था। क्यों? ये मतलब सोची समझी चाल था। मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोग मूर्ख बने रहे, लोगों को कुछ समझ में ना हो और उनको कंट्री को चलाने में, स्टेट को चलाने में सुविधा मिल जाए। यही होता है मेनली। और भी बहुत सारे हैं, मैं बंगाल का एक छोटा सा चीज खुद एक्सपीरियंस किया इसीलिए बोल दिया। ऐसे बहुत सारा, छोटा से बड़ा बहुत सारा ऐसे स्कैम है जो गवर्नमेंट के लेवल से हो सकता है कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब चलो देखते हैं क्या होता है। किसी भी चीज को लोग बोलते हैं ना, क्या होगा गड़ा मुद्दा उखाड़ के। अरे भाई, जो गलती हुआ है उसको जब तक सुधरेंगे नहीं ना, तब तक आगे कुछ अच्छा होगा नहीं। ये बात लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है जो बात हो गया उसे भूल जाओ। अरे बात जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गलत हुआ है उसको सही तो करो। आप मुझे बताओ ना, अकाउंट्स में एंट्री करते हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो करोगे ना, या गलत एंट्री से ही चलते जाओगे? बहुत लोग बहुत मैटर में बोलते हैं, चाहे वो सोशल मैटर्स हो, रिलीजियस मैटर्स हो, हिस्ट्री हो। हाँ, कोई भी बोलता है अब क्या पुराना हिस्ट्री को ठीक करे? हाँ, करना पड़ेगा। अगर अकाउंट्स में एक जर्नल भूल हो जाता है, पूरा का पूरा हिसाब गलत होगा, तो आप क्या बोलोगे? गलत हिसाब लेके ही जिंदगी में आगे बढ़े, कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर रेक्टिफाई करना चाहिए? रेक्टिफाई करना चाहिए, बिल्कुल रेक्टिफाई करना चाहिए, है ना? तो ये बात तो मानना पड़ेगा। सब कुछ तो हिसाब है, कुछ चीज अकाउंट्स का हिसाब है, कुछ चीज ट्रुथ का मैटर है। तो सामने तो आना चाहिए ट्रुथ, इसको आने में क्या प्रॉब्लम? कितना छुपाएंगे? हर चीज छुपाएंगे, एनएससी का स्कैम छुपाएंगे, सोशल मैटर्स छुपाएंगे, हाँ, देश में समाज में जो भी बुरा हुआ सब कुछ छुपाएंगे। अरे भाई क्यों इतना, क्या डरना? जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं, चुप रहो, आवाज मत करो। ये एक तरह का आदत सा हो गया है हर चीज में। चलो अच्छा, ये सब सामने आ रहा है। ये विजय माल्या का क्या हालत किया जानते हो? उसका पूरा प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिया, बेच के जितना लोगों का लोन वगैरह था, वो लोन सब वापस हो रहा है। और उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसके अगेंस्ट में जो भी अभी उसका प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे ही पूरा जिनका जितना पैसा बचा कुचा है वो मिल जाए, उसके बाद शायद उसको इंग्लैंड में हो, जहां पर भी वो छुपा है, उसको वहां पर जेल होगा या इंडिया में आके जेल होगा। ऐसे लोगों को कोई किनारा नहीं है, मरेगा। चाहे वो विजय माल्या हो, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स हो, मरेगा, मरना चाहिए। क्या बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, रूल्स रेगुलेशंस एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। है दादा। ओके, चलो सर आगे बढ़े। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेक्शन 6, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड, read with rule 12, 14, 15, 16, 17 है। सेक्शन 7 है, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट एक्सेट्रा, एक्सचेंज को पावर देता है। सेक्शन 8, पावर ऑफ सीजी सेबी टू डायरेक्ट रूल्स to be made to or to make rules. Section 7, annual reports to be furnished to central government by stock exchange, read with rule 17. Section 9, power of stock exchange to make bylaws, वो bylaws बना सकते हैं। Section 10, power of SEBI to make amend bylaws of recognized stock exchange. Section 11, power of central government or SEBI to supersede governing body of recognized stock exchange. 12A, power to issue directions. Section 12, power to suspend business of recognized stock exchange. बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है सर। इस पावर के थ्रू से स्टॉक एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर बाउंड टू वर्क इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसा बोला गया है वैसा करो। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957 स्टेट दैट every stock exchange is required to follow the following rules. Rule 12, audit of accounts of members. मेंबर का अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ेगा। जो भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन रहा है, आप लोगों ने देखा, ठीक है, इंडिविजुअल, कंपनी, हाँ,
बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर बनता है, इनका ऑडिट होना जरूरी है। कौन करेगा ऑडिट? सर फाइनेंशियल ऑडिट है, चार्टर्ड करेगा, और कौन करेगा? द कोरेस्पॉन्डिंग रूल स्टेट दैट एवरी मेंबर शैल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेनेवर सच ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय सेबी। ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर होते हैं वही कर पाएंगे। रूल 14, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय एवरी स्टॉक एक्सचेंज। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है, वो एवरी स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन या प्रिजर्व करना पड़ेगा। It states that every recognized stock exchange shall maintain and preserve the following books of accounts and document for a period of 5 years. 5 साल तक आप अपना सारा का सारा चीज स्टोर करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, मिनट आप लोग जानते हो, जो भी कंपनी लॉ में हम लोगों ने पढ़ा, मिनट्स क्या होता है? हाँ सर, जो भी मीटिंग में डिस्कशंस होता है उसका एक कॉपी बेसिकली, जहाँ पर सब पूरा मीटिंग का डिस्कशंस लिस्टेड होते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, गवर्निंग बॉडी, जो भी जिनका मेंबर का मीटिंग हो, गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हो, एनी स्टैंडिंग कमिटी और द गवर्निंग बॉडी ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स, इनका जो भी मीटिंग्स है, ये मिनट्स बुक्स आप लोगों को मैंने कंपनी लॉ में पढ़ा है। रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स शोइंग देयर फुल नेम्स एंड एड्रेस वेयर एनी मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज ए फर्म। अगर कहीं पर भी कोई मेंबर स्टॉक एक्सचेंज में फार्म है, मतलब एलएलपी है, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल बी शोन। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स का पूरा नाम, एड्रेस, सारा का सारा चीज देना पड़ेगा। रूल्स है, बच के ना जाए। स्कैम पकड़ने के लिए जरूरी हो जाता है ना सर, भाई कौन पार्टनर था, मेंबर कौन था स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, ये जो जिस तरह से चित्रा रामाकृष्णन जैसे इंसान जो गलती किया, अपना पावर को जिस तरह का मिसयूज किया, ठीक है भाई, कौन थे आपका, कौन थे मेंबर, किसके साथ डील किया आपने, किसको इन्फॉर्मेशन लीक किया आपने, कौन से ब्रोकर को सुविधा दे दिए? चंदा कोचर जी क्या किया था आईसीआईसीआई बैंक में? हाँ, वीडियोकॉन ग्रुप, जिनपे उनका हस्बैंड शेयर होल्डर है, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है सर, फुल्ली लॉस मेकिंग कंपनी बहुत दिनों से। ऐसी कंपनी को आप 1,500 करोड़ के आसपास का लोन कैसे दे सकते हो? और भी ज्यादा शायद, 1,500, पहले 1,200 करोड़ का कुछ मैटर था, उसके बाद कुछ 11,000 करोड़ के भी आसपास का कुछ एक स्कैम निकला था, सॉरी 2,500 या 3,000 करोड़ का कुछ समथिंग। कैसे दे सकते हो? जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग करते या फिर पार्शियली इंटरेस्टेड पर्सन है इसलिए? बैंक आपका है क्या? आपको बैंक का ओनर बनाया गया, मतलब सॉरी, आपको बैंक का सीईओ बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया मैनेज करने के लिए। आप बैंक को देखो, बिजनेस को देखो, गलत इस्तेमाल क्यों करोगे फंड का? मेरे पास पावर है, मैं कर सकता हूं ऐसे ही। हाँ, तो बात समझ में आ रहा है ना कि ये सब डिटेल्स क्यों चाहिए होता है? डिटेल्स रहेगा तो जरूरत के हिसाब से उसका छानबीन भी किया जाता है। पता हो जाए अच्छे तो। रोशनी, ज्योति, बोलो सर। है दादा। Yes, sir. Registers of authorized clerks, register of remissaries of authorized assistant, record of security deposit, margin deposit book, ledger book, journal book, cash book, बैंक पासबुक, सब कुछ मेंटेन करना होगा। रूल 15, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, रूल 15 में बोला गया है books of accounts and other document to be maintained and preserved by every member of the recognized stock exchange. Books of accounts to be maintained and preserved by member for 5 years. Register of transaction, जिसको सौदा बुक भी कहा जाता है, क्लाइंट्स लेजर, जनरल लेजर, जर्नल, कैश बुक, बैंक पासबुक, डॉक्यूमेंट रजिस्टर शोइंग फुल पार्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड। कितना शेयर एक्सचेंज ने रिसीव, मेंबर्स ने रिसीव किया, कितना शेयर्स डिलीवर किया, सारा डिटेल्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एंड प्रिजर्व फॉर 2 years, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऐसे चीजें दिख रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट 5 साल तक, कुछ डॉक्यूमेंट 2 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एंड प्रिजर्व फॉर 2 years। मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक्स showing details of all contract entered into by him with other members of the same exchange or out counterfoils of duplicates of memos of confirmation issued to such other members, counterfoils or duplicates of contract note issued to clients, written consent of clients in respect of contract entered into as principals. The provisions of the act state the central government or SEBI has certain powers which it can exercise on the working of recognized stock exchange. Let us discuss in these details in आगे देखो। पीरियडिकल एंड रिटर्न एंड इंक्वायरी, सेक्शन 6, पीरियडिकल रिटर्न भरो, इंक्वायरी जो भी है उसका जवाब दो। पीरियडिकल furnishing of procedural return relating to its affairs by every recognized stock exchange, section 6 subsection 1,
Read with rule 17 states that it is the responsibility of every recognized stock exchange. हर recognized stock exchange का क्या rules है देखो, BSE हो, NSE हो, furnish the periodical return किसको करेगा, सेबी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस मैटर पे, ऑफिशियल्स रेट्स ऑफ और फॉर द सिक्योरिटीज एनलिस्टेड देयर ऑन, कितना रेट चल रहा है, ऑफिशियल रेट्स जो भी चल रहा है सिक्योरिटीज एनलिस्टेड देयर ऑन, नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर्ड थ्रू द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बताया था, याद है? ये जो हम लोग शेयर वगैरह में डीलिंग्स करते हैं, हाँ सर, हम लोग जो शेयर का डीलिंग्स करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीदते हैं, इसका कोई तो एक अथॉरिटी हो, किसी के पास तो मैनेजमेंट होता है ना, जो पूरा क्लियरिंग का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बात के नाम से जानते हैं, कि हम शेयर खरीदेंगे, फिर मैंने खरीदा, किसी ने उसको मेरे को बेचा, मैंने उसी से खरीदा। जैसे आप जो अगर स्टॉक मार्केट से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपने देखा होगा, एक सिंपल बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में एक बाइंग बटन होता है, एक सेल बटन होता है ना सर, एक बाई बटन, एक सेल बटन और क्वांटिटी का एरिया, इस तरह से आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखने में होता है। सर आपने बाई कर लिया किसी कंपनी का 100 करके 10 शेयर्स, ठीक है, 100 करके अगर 10 शेयर्स आपने किसी कंपनी का परचेज किया, तो आपने बाई किया तो किसी ने सेल किया होगा आपको, तभी आपको मिला है, यस और नो? अरे 100 शेयर्स, 100 करके 10 शेयर्स अगर आप किसी कंपनी का बाई करते हो, तो कोई तो होगा आपको जिसने सेल किया, हाँ भले ही आप उसको जानते नहीं हो। ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि बायर को सेलर से मीट कराते हैं, पर्सनली जानने का जरूरत नहीं है कि भाई मुझे किससे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, डजंट, नॉट नेसेसरी। जो भी है ऑथराइज्ड है, वो एक्सचेंज देखता है। लेकिन ऐसा होता है, जो बायर है उसका अकाउंट डेबिट होता है, जो सेलर है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, ये सर नो, बोलो ना सर। Yes, sir. है ना? तो इस तरह से कितना सारा ट्रेडिंग होता है बोलो तो, कितना सारा मार्केट में चलता है हमारे यहाँ पर। ये देखो, ये मैं सीसीआई के साइड में क्या कर रहा हूँ सर, सीसीआई कितना सारा काम करता है देखो सर। लास्ट दिन आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास में ट्राईपार्टी रेपो पढ़े थे, याद है? हाँ सर, ट्राईपार्टी रेपो, फॉरेक्स सेटलमेंट्स, Yes, sir. है ना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सभी चीज़ों का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ना, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बैकग्राउंड में पूरा का पूरा काम करते हैं, भाई किससे कौन किसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है, कौन लॉन्ग लॉन्ग में सेल कर रहा है, कौन शॉर्ट में सेल कर रहा है, एवरीथिंग। आप चाहो तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साइट में जाके नोटिफिकेशन, पब्लिकेशन, आर्टिकल्स, बाईलॉज जान सकते हो। अगर आगे जाके सेबी का काम करोगे ना, सेबी का काम का बहुत अपॉर्चुनिटी है सर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड, बहुत मौका मिलता है, ठीक है, सेबी का काम में। सेबी का बहुत आजकल काम है सर, और स्पेशली सीएस का तो बहुत बड़ा एरिया बन गया है ये सब में। तो अगर आप करोगे ना तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी जो भी बड़े बड़े सिक्योरिटी फार्म हैं या स्टॉक ब्रोकिंग फार्म हैं, ठीक है, वहाँ पर ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप जितना नॉलेज के साथ रहोगे ना, आप अलग अलग जगह में अपना ये जो भी नॉलेज है शो कर पाओगे और अपना जगह बना पाओगे सर, ठीक है। मेरा काम है आपको दिखाना, आपको बताना, आपको पढ़ाना। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ क्या होता है, बाकी आप अपने इंटरेस्ट के साथ ग्रो हो जाइएगा। तो recognize stock exchange to furnish periodical return to central government as SEBI, official rates of securities enlisted, number of share delivered through clearing house, making up prices, clearing house programs, number of security listed and delisted during the previous 3 months, number of securities brought or removed from the forward list during the previous 3 महीने में, and other matter as may be specified by SEBI। तो जो भी है ये सारा का सारा पीरियडिकल रिटर्न सेबी के पास भरना पड़ता है। किसको? एक्सचेंज को, बीएसई को, एनएसई को, ठीक है, या जो भी एक्सचेंज है, एमसीएक्स को, जो भी कमोडिटी एक्सचेंज हो, इक्विटी एक्सचेंज हो, ठीक है, आप लोग जानते हो। सर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, the responsibility of the recognized stock exchange to maintain and preserve the books of accounts as discussed in rule 14 and 15 as mentioned above, and that such documents and books of accounts shall be subject to inspection of all the reasonable times by SEBI। जब भी चाहिए वो चेक कर सकता है, जब भी सेबी को लगता है वो सारा का सारा टॉपिक, मतलब जो भी इंस्पेक्शंस वगैरह कर सकता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के तहत। सेक्शन 6 ऑर्डर पास्ट, read with rule 16, position that the SEBI may in the interest of the trade or public interest
ऑर्डर इशू कर सकता है, कॉल अपॉन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एनी मेंबर देयरऑफ to furnish in writing such information, explanation relating to the affairs of stock exchange or the members in relation to stock exchange as SEBI may require. जो SEBI को चाहिए वो मांग सकते हैं. Appoint one or more persons to make an inquiry in the prescribed manner in Rule 16. Affair of the governing body or stock exchange, the affair of any member of stock exchange in relation to stock exchange. मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है. Production of the books and accounts of documents, कहाँ प्रोड्यूस करेगा? The provision of section 6 of section 4 also states that where an inquiry in relation to the affairs of stock exchange or affairs of any of its members in relation to the stock exchange has been undertaken under section 3, every director, manager, secretary or other officer of stock exchange, secretary मतलब basically CS, every member of stock exchange, सबको ये books of accounts production करना पड़ सकता है, जहां पर भी सेबी इंक्वायरी करेगा. ठीक है, बहुत रोल प्ले है सर CS का भी. If the member of stock exchange in a firm, every partner, manager, secretary or other officer in the firm, every other person or body person shall have dealings in the course of business in the persons of ABC, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ के आए. सेक्शन 7 जो है एनुअल रिपोर्ट टू बी फर्निश टू सीजी बाय स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फर्निश करेगा उसका क्या रूल्स है एनुअल रिपोर्ट का. The provision states that every recognized stock exchange shall furnish a copy of the annual report to central government. Very important point. Contain the particular as prescribed in Rule 17 of the Security Contract Rule 1957. Every recognized stock exchange shall before 31st day of January in each year or within such extended time as SEBI may time to time allow, furnish an annual report to SEBI about its activities during the preceding calendar year, which shall inter alia contain detailed information about following matters. क्या क्या मैटर उसमें होना चाहिए? चेंजेस इन द रूल्स एंड बाई लॉज, अगर कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस में एक्सचेंज ने कुछ चेंजेस किया उसके बारे में बताओ. चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी में कौन है, उनका कॉम्पोजिशन में क्या है, कौन कौन है. एनी न्यू सब कमिटी सेटअप, अगर कोई न्यू सब कमिटी सेटअप हुआ है, चेंजेस हुआ है, कॉम्पोजिशन हुआ है एग्जिस्टिंग में, बताओ. एडमिशन, रीएडमिशन, डेथ्स, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, बताओ. डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेंबर्स, बताओ. आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स, नेचर एंड नंबर बिटवीन मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, बताओ. डिफॉल्ट कुछ भी है, बताओ. एक्शन टेकन टू कॉम्बैट एनी इमरजेंसी इन ट्रेड, सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड डीलिस्टेड, सिक्योरिटीज ब्रॉट ऑन और रिमूव फ्रॉम द फॉरवर्ड लिस्ट, सारा का सारा डिटेल्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा. आप कौन हो? आप एक्सचेंज हो, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हो, आपको सेबी के पास बताना 31 जनवरी के अंदर और जो भी टाइम सेबी अलाउ करता है. फर्दर एवरी स्टॉक एक्सचेंज शैल विद इन 1 month of the date of the holding of its AGM furnish the SEBI with a copy of its audited balance sheet and profit and loss account for its preceding financial year. चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के सारा का सारा डिटेल सेबी के पास जमा करो, चाहे अगर आप BSc हो, अगर आप NSE हो, एवरीथिंग जमा करो. जो भी हर स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस करते हैं, अच्छा इनकम होता है सर. BSc इतना कमाता है, मैं आपको क्या बताऊं. NSE भी बहुत कमाता है, बट NSE अभी भी लिस्टेड नहीं हुआ है. आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन BSc एज ए प्राइवेट बॉडी वो भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं सर. BSc का शेयर प्राइस, अगर आप लोग शेयर मार्केट क्लास के साथ कनेक्टेड हो या फिर स्टॉक मार्केट ग्रुप में हो, मुझे अभी भी याद है 2021 के मिड में, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे ही जून जुलाई में मैंने बोला था, तब 900 चल रहा था स्टॉक का प्राइस, और मैं बोला था BSc खरीद लो. जस्ट इमेजिन सर, जिन लोगों ने BSc खरीदा था उस टाइम पे मेरे बात को सुन के, इसके एक एनालिसिस था, मैंने बोला था मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस है, बिकॉज जितना स्टॉक मार्केट लिस्टेशन बढ़ेगा, जितना और कंपनीज आएगा, उनसे BSc वगैरह कमीशन लेता है, इसी से इनका बिजनेस बढ़ता है. और जितना स्टॉक मार्केट लिस्टिंग डे बाई डे बढ़ रहा है, इनका बिजनेस बढ़ रहा. 900 से 2800 सर, ये एनालिसिस जबरदस्त एनालिसिस था मेरा. ऐसे मैं रोज रोज एनालिसिस नहीं करता, 3-4 महीने में एक बार एनालिसिस करता हूँ, बट 10 में से मैं देखा हूँ अभी तक 10 में से कम 7-8 एनालिसिस सही निकलते हैं. एक आधे में थोड़ा सा झटका मैं भी खा जाता हूँ. तो BSc ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस था. 1 साल पहले था, अभी भी ग्रुप में है, स्टॉक मार्केट ग्रुप में मैं दिया था, अभी भी वो, मैं उस दिन पहले भी उसको बताया था सबको कि देखो ये बोला गया था और क्या दिखाया. मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो तो अलग बात, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, जो हमारे करंट पर्सपेक्टिव है उसमें बात कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट करते हैं ये लोग, और सारा का सारा डिटेल सबमिट भी
करना पड़ता है। बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. रोशनी, ज्योति, क्लियर है ना? ओके, आगे देखते हैं सर। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स बाय स्टॉक एक्सचेंज। वोटिंग राइट में क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाता है सर? द प्रोविजन ऑफ एक्ट 7 सेक्शन 7A state that recognized stock exchange has the power to make rules and amend its rules to provide for rules amend कर सकता है the restriction of voting rights to members only in respect of any matter placed before the stock exchange at any meeting. The regulation of voting rights in respect of any matter placed before the stock exchange at any meeting so that each member may be entitled to have a one vote only irrespective of his shares of the paid up equity capital of the stock exchange. कितना शेयर होल्ड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो चाहे तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पर मेंबर पर वोट, एक मेंबर एक वोट देगा, परसेंटेज कितना किसका शेयर होल्डिंग है वो डिपेंड नहीं करता, ये कर सकता है। Restriction on the right of a member to appoint another person as his proxy to attend and vote at a meeting of stock exchange, ये भी ये कर सकता है, restriction लगा सकते हैं। Such incidental, consequential, supplementary matter as may be necessary to give effect to any matters, जो भी हम लोग ABC में बोले हैं उसके ऊपर अगर कुछ भी सप्लीमेंट्री मैटर लगाना है, जोड़ना है, इंसिडेंटल मैटर, वो बता सकता है। तो बेसिकली 7A जो है ये आपको रेस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है, जो आप लोग कंपनीज एक्ट में भी वोटिंग के बारे में बहुत जाने हो, बस वही एक बार मैंने यहाँ पर बताया। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, अब इसमें सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर मिला है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो देख लो। सेक्शन 8 में बोला है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी डायरेक्ट रूल्स टू बी मेड और टू मेक रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। द सेंट्रल गवर्नमेंट may, after consultation with the governing bodies of stock exchanges, from an opinion that it is necessary or expedient so to do, direct in a recognized stock exchange by order in writing to make or amend any rules already made in respect of or all of matters specified in section 3 subsection 2 within a period of 2 months from the date of the order। 2 महीने के अंदर जो भी है अगर कुछ भी रूल्स पास कराना है वो करना पड़ता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ तो 2 महीने के अंदर वो होता है, कोई भी ऑर्डर पास करते हैं। If the stock exchange does not comply with the order of SEBI or CG, अगर नहीं करते हैं जो भी ऑर्डर पास हुआ, the latter may make the rules for or amend the rules made by recognized stock exchange either in the form proposed in the order or with such modification thereof as may be agreed between the stock exchange and central government। मतलब ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज अपने बीच में एक एग्रीमेंट बना के काम करते हैं और पावर है सेंट्रल के पास, सेबी के पास, और एक्सचेंज उसको सुनने का कोशिश जरूर करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेक्शन 8A, जो आपको मैं कुछ देर पहले बता रहा था, हु इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज टू हैंडल द कन्फर्मेशंस, सेटलमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैं बोला ना आपको, बाई हुआ है, सेल हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हुआ है, जो भी चाहे कमोडिटी मार्केट में हुआ है, फुलफिलिंग द मेन ऑब्लिगेशंस ऑफ ensuring transactions are made in prompt and efficient manner, transfer of duties and functions of clearing house with prior approval of SEBI। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो भी करते हैं एज पर सेबी से अप्रूवल के थ्रू से करते हैं। यह है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप प्लीज मस्ट विजिट सर, अबाउट अस, मेंबरशिप, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ट्राइपार्टी रेपो, फॉरेक्स सेटलमेंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। ठीक है, इंडियन ओवरनाइट रेट्स, एनडीएस कॉल ऑप्शन, ये देखो कॉल, ट्रेप, रेपो, जो भी आपको मैं आजकल म्यूचुअल फंड में भी बता रहा हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड में डेब्ट स्कीम के अंदर इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ, स्पेशली रेपो, ट्रेप, रेपो के बारे में चर्चा हुआ। कॉल एंड पुट तो मैं आपको लास्ट दिन सिक्योरिटी लॉ क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो ये जो इसका काम क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सारा ट्रांजैक्शंस को सेटल करना, ये मेनली ये देखता है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको सेटलमेंट करना एज पर सेबीज अप्रूवल। Section 8A of the Act states that a recognized stock exchange may, with the prior approval of SEBI, transfer the duties and functions of a clearing house to a clearing corporation. Being a company incorporated under the Companies Act for the purpose of periodical settlement of contract and differences thereunder, जो भी contract होता है और contract का जो difference होता है, जैसे future contract हो,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें जो डिफरेंस बनता है उस डिफरेंस को सेटल करना है ना, किसी का अकाउंट डेबिट होगा, किसी का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये सेटलमेंट करने का जो प्रोसेस है ये डिलीवरी ऑफ एंड द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एनी अदर मैटर इncidental टू और कनेक्टेड विद सच ट्रांसफर. Also, the clearing corporation shall transfer the duties of clearing house to a clearing corporations, make bylaws, submit the same to SEBI for its approval. SEBI may grant approval the bylaws submitted to it upon being satisfied. जो भी होता है satisfy करके अगर उनको लगता है वह उसको अप्रूवल मिलता है. ठीक है. पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाईलॉज, सेक्शन 9 में ये पावर मिलता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बाईलॉज बना सकते हैं. मतलब लॉ तो मेन है, उसके हिसाब से वो बाईलॉज बना सकते हैं. एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, recognized stock exchange may make bylaws for the regulations and control of contract subject to prior approval of SEBI. The bylaws may provide for opening and closing of market and regulations of hours of the trade, clearing for the periodical settlement of contract and difference thereunder. जो भी मैं आपको अभी बोला, the submission to SEBI by the clearing house as soon as maybe after each periodical settlement of or of the following particulars as SEBI may form time to time. The total number of each category of security carried over from one settlement period to another settlement period. The number of each category of security contract in respect of which have been squared up. Squared up मतलब बाई करके सेल करना, सेल करके बाई करना, स्क्वायर्ड अप बोलते हैं सर उसको. ठीक है, स्क्वायर ऑफ भी बोलते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईच सेटलमेंट पीरियड, द टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी एक्चुअली डिलीवर्ड एट ईच क्लियरिंग. जो भी रूल्स एक एक्सचेंज को करना पड़ता है उसके लिए वो खुद का कुछ बाईलॉज सेबी के प्रायर अप्रूवल से बना लेते हैं, सेबी के प्रायर अप्रूवल से बना लेते हैं. समझ में आ रहा होगा सर. यहाँ पर एक बार आप लोग प्लीज मस्ट गो थ्रू सर. हाँ, ये क्या क्या बाईलॉज एक्सचेंज बना सकते हैं. यहाँ पर देख सकते हो. सो बिग बिग लाइन सर. फिक्सिंग, ऑल्टरेशन, पोस्टपोनिंग ऑफ डेज ऑफ सेटलमेंट, डिटर्मिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ मार्केट रेट्स, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रिकवरी ऑफ फी, फाइन, पेनल्टीज. ठीक है, बहुत सारे, ये लंबा लिस्ट है. एक बार मस्ट गो थ्रू सर. कोई पॉइंट अगर डाउट रहे तो मुझे पूछ लीजिए. और टू मेक और amend bylaws of recognized stock exchange. Central government or SEBI are entrusted with the power to make and amend bylaws of the recognized stock exchange on its own or on behalf of request received by in writing. Such an amendment in bylaws of the stock exchange shall be published in official gazette of India and official gazette of state in which principal office of recognized stock exchange is situated. In case the governing body of stock exchange object to the amendment of bylaws, अगर उनको कोई object है directed by SEBI of its own, then it may apply to SEBI. तो फिर एक्सचेंज क्या करेगा, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज क्या करेगा, सेबी को फिर से अप्लाई करेगा विद इन 2 months ऑफ द पब्लिकेशन इन गेजेट ऑफ द इंडिया. एंड सेबी में मेक रिविजन्स टू सच एन अमेंडमेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि भाई बताओ क्यों बदलाना चाहते हो बाईलॉज को. समझ में आया सर. सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ रूल्स बोला गया है, किसमें कितना दिन लग सकता है, कितना समय के अंदर करना है, बस यही सब बात है. Power to supersede the governing body of recognized stock exchange. Section 11. If the central government is the opinion that governing body of any recognized stock exchange should be superseded, then central government may serve a notice to the governing body of such stock exchange and may appoint any person or persons to exercise and perform all the powers and duties of governing body to act as the chairman or vice chairman. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पावर चेंज करके किसी को सुपरसेड कर देंगे तो वो कर सकता है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. किसी भी मूवमेंट में एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किसी और को बिठा सकते हैं. सर सेक्शन 12 में सेबी के मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर आता है कि वो एक्सचेंज का बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपाइंस दैट emergency has arisen and for the purpose of meeting the emergency the central government considers it expedient so to do, it may by notification in the official gazette direct a recognized stock exchange to suspend such of its business for a period not exceeding 7 days and subject to the conditions as may be specified in the notification. Central government may also extend the period of notification. It is also considered the interest of trade of public interest. जो भी है public interest में ये होगा. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का बिजनेस 7 दिनों के लिए not exceeding 7 days, ठीक है, not exceeding 7 days, point to be noted, for a period of not exceeding 7 days सस्पेंड कर सकते हैं.
सेक्शन 12 में ये चीज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, सेक्शन 12 में डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, बिल्कुल, ये तो मैं आपको इतना देर से बता रहा हूँ, डायरेक्शंस देना भी पावर है 12 के तहत। सर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरियाज इलीगल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मतलब इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड हैविंग रिगार्ड टू द नेचर और द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन in securities in any state or states or area that it is necessary so to do, it may by notification in the official gazette declared this section to apply such state or states or area, thereupon every contract in such state or states or area which is entered into after the date of notification otherwise than between members of stock exchange or recognized stock exchange in such a state or states area through of which such members shall be illegal। अगर किसी भी चीजों को किसी भी एक्सचेंज के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल बताना चाहता है, ठीक है, वो ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उसको इलीगल वो घोषित कर सकता है। However, where any contract entered into between members of two or more recognized stock exchange in such a state or states or area be subject to such terms and conditions as may be stipulated by the respective stock exchange with prior approval of SEBI। SEBI के परमिशन बिना एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकता, ठीक है सर। सेक्शन 13 है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। सर ट्रेडिंग फ्लोर क्या है? जहां पर बेसिकली एक जमाने में मैं आपको दिखाया, पहले भी दिखाया, पहले क्या होता था ऑफलाइन में, ऑफलाइन एग्जैक्टली ऑफलाइन, आजकल सब ऑनलाइन, ठीक है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का पूरा काम ऑनलाइन। In simple terms, a trading floor is an area of exchange where trading occurs. Trading floors can be found in the various buildings of Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, etc. However, with the advent of electronic trading platforms, many of the trading floors that once dominated the market exchange have started to disappear since trading has become more electronically based. Additional trading floor means a trading ring or a trading facility offered by a recognized stock exchange outside its area of operating to enable the investors to buy and sell securities through such trading floor under the regulatory framework of stock exchange. Therefore, now the trading floor can also be found in brokerages, investment banks and other companies involved in trading activities. Exchange के बाहर additional trading floor अगर exchange चाहेगा तो बना सकता है, but prior approval of central government और SEBI। नॉर्मली ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर कंपनीज जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में होते हैं उनके वहां पर ट्रेडिंग फ्लोर बनाया जा सकता है, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। बट आजकल एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो जा रहा है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन में होता है। पहले जमाने में सारा का सारा बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग फ्लोर में होता था। ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाया ना, अरे अरे ये वाला देखो ना, ये इमेज से ही तो पूरा क्लियर हुआ था। ये वाला पहले का सिस्टम पे ही होता था ना, होता था ट्रेडिंग फ्लोर, बोली लगता था, शेयर पे बाई सेल रिंग सब बजता था। बट आजकल ऐसा हो गया है, ऐसा और आजकल है नहीं। बट हाँ, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर बना सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी चाहिए। बोलो सर, क्लियर हुआ? है दादा। है सर। ओके सर, इसी तरह से आप लोगों को रेडी कर लेना चाहिए सर, और कुछ नहीं। एक बार करके गो थ्रू करो, मेन चीज समझ में आ जाने के बाद ना, उसके बाद ये सब बस ना कुछ रूल्स है, ये होने से ये नहीं होगा, वो होने से वो नहीं होगा, बस यही है। और क्या लॉ और क्या होता है। अगर कुछ एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देते हैं तो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, वॉइड हो जाता है। Any contract entered into any state or area specified in notification under section 13 which is contravention of any of the bylaws specified under section 9 subsection 3 shall be void. As respect the rights of any member of a stock exchange who has entered into such contract in contravention of any such bylaw, तो फिर वो void है। As respect the right of any other person who has knowingly participated in transaction entailing such contravention, जानबूझ के किया है तो भी void है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई चीज जो नोटिफाइड है, अगर नोटिफाइड है कि भाई आप नहीं कर सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, बाईलॉज में नहीं है। मेंबर कई बार प्रिंसिपल का तरह बिहेव कर सकता है। मेंबर मे नॉट एक्ट एज ए प्रिंसिपल, अच्छा मे नॉट एक्ट एज ए प्रिंसिपल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 15 restriction on the members on entering into contract. According to section 15 of the act, no member of a recognized stock exchange shall enter into any contract as a principal with any person
other than a member of recognized stock exchange unless he has secured the consent of authority of such person and discloses the same in the note. However, where member has secured the consent of authority of such person otherwise than in writing, he shall secure written confirmation by such person of the consent authority within 3 days from the date of contract. कुछ ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जब कोई किसी भी तरह का रिटन कंसेंट या ऑथोरिटी नेसेसिटी नहीं होते हैं. No such written consent or authority of such person shall be necessary for closing out any outstanding contract entered into by such person in accordance with the bylaws. अगर लॉ मेंटेन करके हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया 18A में बोला गया है सर, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव्स, power to prohibit contract in certain cases, section 16. Licensing of dealers in securities in certain areas, section 17. Public issue and listing of securities referred in section 2 subsection H clause I, section 17A. सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एरिया है, इन्वेस्टर्स राइट्स रिलेटिंग टू डिविडेंड इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स. चलो सर अनदर वाइटल पॉइंट पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस बाईलॉज देखे, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया में आते हैं. Investors' rights relating to dividend income from collective investment schemes and mutual funds. Basically, collective investment scheme या mutual funds is similar kind of concept. But वहाँ से जो dividend या income generate होता है, उसमें investors का right कितना है. जो लोग mutual fund class आप लोग सभी कोई करते हो, आई होप कि म्यूचुअल फंड क्लास करते वक्त आप लोगों को पता चल ही गया. हम लोग कुछ दिन पहले एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे ना सर, डिविडेंड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी सॉरी क्या था बताओ ना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ. मतलब ऐसा इक्विटी जिसमें डिविडेंड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड देने का बात करता है. म्यूचुअल फंड वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर जो इक्विटी डिविडेंड देता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोल इंडिया, आईटीसी, ओएनजीसी, याद आ रहा है क्या? हेलो ऐसे तो टाइटल टू डिविडेंड्स क्या है? सेक्शन 27, इट शैल बी लॉफुल, मतलब आपको डिविडेंड का टाइटल का हक है, इन्वेस्टर्स का राइट है. इट शैल बी लॉफुल फॉर द होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटीज हुज नेम अपीयर्स ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जिसका नाम कंपनी के बुक्स में आता है, issuing the said security to receive and retain any dividend declared by the company in respect of therefore of any year, notwithstanding that the said security has already been transferred by him for consideration, unless the transferee who claims the dividend from the transferor has lodged the security and all other documents relating to the transfer which may be required by the company with the company for being registered in his name within 15 days of the date on which the dividend become due. कम से कम 15 दिन पहले अगर वो अपना नाम दर्ज करता है, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो फिर उसको डिविडेंड मिलेगा. ठीक है, ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है. In case of a death of the transferee by the actual period taken by his legal representative to establish his claim to dividend. In case of a loss of transfer, deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof. In case of a delay in lodging of any security or any other document relating to the transfer due to the causes connected with the post by the actual period of the delay. तो फिर इन सारे केसेस में आपको डिविडेंड मिलने का हक मिलता है, बिकॉज आप कलेक्टिव स्कीम के थ्रू से हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, अगर आप डिविडेंड या इनकम कलेक्ट करोगे तो कंपनी आपको दे के रहेगा और आपको भी वो क्लेम करने का पूरा हक रहता है. ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर कट बोला हुआ है. राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेक्शन 27A में बोला है, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में वही एक ही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया. राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड 27B में बोला है, जो मैं आपको अभी बताया. ठीक है, मतलब आपको म्यूचुअल फंड से भी इनकम करने का पूरा अधिकार मिलता है. ठीक है, और आपको कलेक्टिव स्कीम से जो आपको इनकम होता है वो भी आपको पूरा अधिकार है. सर यहाँ पर हम लोग आ गए, सिक्योरिटी लिस्टिंग कैसे होता है. The Act details the provisions relating to listing of securities within recognized stock exchange. चाहे शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, हाँ सर, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, फॉरवर्ड हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, ये सभी चीजें क्या होता है, ट्रेड होता है, सिक्योरिटीज के तौर पे काम करते हैं. The Act details the provisions related to listing of securities with recognized stock exchange. Before we get into the depth of the provisions, let us first understand what is meant by listing of securities.
Sir, listing means into admission the securities of any company to dealings on a recognized stock exchange. तो सिंपल बात है ना सर, आप लोग आईपीओ वगैरह में आजकल कनेक्टेड होते हो, तो ये क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना. The Supreme Court held that matter Raymond Synthetic Limited versus Union of India के केस में ये बात हुआ था. The principal objective of listing are, क्यों लिस्टिंग होते हैं, प्रोवाइड रेडी मार्केटेबिलिटी. भाई मेरा कंपनी मार्केट में है, मेरा बिजनेस मार्केट में है, मेरे को रेडीमेड एक मार्केटेबिलिटी करा दो, मैं अपना शेयर सेल बेचा कर सकता हूँ. एंड इम्पार्ट लिक्विडिटी एंड फ्री नेगोशिएबिलिटी टू स्टॉक्स, फ्री नेगोशिएबल and shares and protect the interest of shareholders and of the general investing public. सिंपल तौर पे कंपनी लिस्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एक मार्केटेबिलिटी मिलता है, नेगोशिएशंस करने का एक फ्री जगह मिलता है, एंड शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और साथ में जनरल पब्लिक जो इन्वेस्ट करते हैं इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, यही कारण होता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने. द सुप्रीम कोर्ट इन सेड केस, ये जो रेमोंड सिंथेटिक प्राइवेट रेमोट सिंथेटिक रेमोंड के बारे में तो आप लोग जानते हो सर. रेमोंड सिंथेटिक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या बताया देखो. द सुप्रीम कोर्ट इन द सेड केस हेल्ड दैट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू हैव इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पब्लिक लिमिटेड हो तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा. सरकारी कंपनी तो नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड होता है, बट क्या हर सरकारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं? जरूरी नहीं. However, if the company intends to offer its shares or debentures to the public for subscription by the issue of a prospectus, it must before issuing such prospectus apply to one or more recognized stock exchange. या तो BSE पे या तो NSE पे अप्लाई करो. It must before issuing such prospectus apply to one or more recognized stock exchange for permission to have the shares of debenture intended to be so offered to the public to be dealt in each such stock exchange in terms of provision of Companies Act. The same also been held in a case of Union of India versus Allied International Product Limited 1971. Same case बना था 71 में भी. समझ में आया सर कि क्यों सिक्योरिटी लिस्टेड किया जाता है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो. Conditions: comply with the listing agreement of stock exchange, appeal to CG or SEBI within 15 days of refusal to list the securities by the stock exchange. appeal to, अगर आप मतलब अगर SEBI रिफ्यूज करते हैं, आप SAT में अपील कर सकते हो सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास within 15 days to 1 month of refusal by the stock exchange to list the securities. अगर आपका सिक्योरिटी लिस्ट करने में SEBI किसी भी तरह से ना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो जिस दिन से आपको रिफ्यूज करते हैं उसके 15 दिन के अंदर आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जाके बता सकते हो कि भाई मेरा सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं कर रहा है. तो फिर आप उस पर जवाब देना, और अगर उसमें एसएटी को ठीक लगेगा तो आपको लिस्टिंग करने का मौका मिल जाएगा. कंडीशन फॉर लिस्टिंग सेक्शन 21 में बोला है, where the securities are listed on application of any person in recognized stock exchange, such person shall comply with the conditions of the listing agreement with that stock exchange. Yes, एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको लिस्टिंग होना होगा, चाहे BSE हो चाहे NSE हो. Requirement regarding initial listing of public issues of securities. A public limited company which is proposing to get its securities listed on stock exchange shall do so by applying to the recognized stock exchange like BSE, NSE in the prescribed form of concerned stock exchange like BSE, NSE, and the listing application form shall be duly filled and signed with enclosure. The same should be sent to the stock exchange along with the following: listing agreement duly executed and stamped on a non-judicial stamp paper of requisite value, initial listing fee as prescribed. Security Contract Rule 1957 provided for requirements which have to be satisfied by companies for the purpose of getting their securities listed on the stock exchange. A dispersed shareholding structure is essential for the sustenance and continuous market for listed securities. To provide liquidity to the investors and the investors discover to the fair price, सही दाम निकले. Moreover, larger the number of shareholders, the less is the scope for price manipulation. Shareholder ज़्यादा होने से price manipulation कम होता है. ठीक है, सिर्फ ओनर के हाथ में ज्यादा शेयर होने से इजीली प्राइस मैनिपुलेट हो जाता है, क्योंकि बेचा के ना अगर कंसेंट्रेटेड हो जाए, कुछ एक फैमिली के अंदर ही अगर ज्यादा सेल बाई चलता रहे तो ये प्राइस मैनिपुलेशन हो जाएगा. Rule 19 subsection 1 of Security Contract Rule 1957 prescribe the document and particulars to be furnished by a public company while applying for securities. लिस्टिंग भी होता है क्या? Yes, section 21A
सिक्योरिटी लिस्ट में हो सकता है तो डीलिस्ट भी हो सकता है ना। Recognized stock exchange may delist the securities after recording the reasons from any recognized stock exchange on any on the ground or ground as may be prescribed under this act. हाँ, अगर किसी को डिलिस्ट नहीं होना है, जो एग्रीव्ड है, लिस्टेड कंपनी और एग्रीव्ड इन्वेस्टर्स में फाइल एन अपील बिफोर एसएटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज ऑन द डेट ऑफ डिसीजन, कि भाई मेरे को इस कारण से डिलिस्ट कर रहा है। तो नॉर्मली क्या क्या एलिस्ड ग्राउंड होता है वो थोड़ा देख लो रूल 21 के हिसाब से, इंटरेस्टिंग एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है। द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 consecutive years, लगातार 3 साल से कंपनी लॉस में जा रहा है, एंड इट हैज नेगेटिव नेट वर्थ, कंपनी का जो नेट वर्थ है वो भी नेगेटिव में जा रहा है, तो ऐसे कंपनी को लिस्टेड रखना मुश्किल हो सकता है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हैज रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, अगर किसी कारण से किसी कंपनी का ट्रेडिंग मोर देन 6 महीने से सस्पेंडेड है, the security of the company have remained infrequently traded during the period of 3 years. The company or any of its promoters or any of its directors has been convicted or failure to comply with any of the provision of SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, ये भी लॉ पढ़ना पड़ेगा सेबी के साथ साथ, regulations, agreement made under thereunder as the case may be, and awarded a penalty for not less than 1 crore rupees or imprisonment for not less than 3 years, 1 करोड़ के आसपास का फाइन कम से कम, और 3 साल से ज्यादा, कम से कम 3 साल का जेल भी अगर हो जाता है तो ऐसे कंपनी को डिलिस्टेड कर दिया जाता है। द एड्रेस ऑफ द कंपनी, द एड्रेसेस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर आर नॉट नोन और फॉल्स एड्रेसेस have been furnished of the company has charged its registered office in contravention of the provision of Companies Act, गलत एड्रेस वगैरह देके। शेयरहोल्डिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द पब्लिक हैज कम बिलो द मिनिमम लेवल एप्लीकेबल टू द कंपनी, अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग मिनिमम लेवल के नीचे आ जाता है तो उस केस में भी लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एंड कंपनी हैज फेल्ड टू रेज पब्लिक होल्डिंग टू रिक्वायर्ड लेवल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक होल्डिंग कम होने से भी आपको डीलिस्टेड होना पड़ेगा, जो एज पर एक्सचेंज के हिसाब से जो रूल्स बना हुआ है। तो सर समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? सिंपल चीजें हैं ना, है बस ना दादा? बस थोड़ा क्या है, गो थ्रू करना होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ आपको, देखो एक क्वेश्चन तो कराया था और 2-4 क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा। राइट टू अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज, आप अपील कर सकते हो, एसएटी पे जा सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल अगेंस्ट रिफ्यूजल टू स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक फॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। टाइम लिमिट है 15 दिन का नॉर्मली देखा जाता है। प्रोसीड्यूर एंड पावर ऑफ एसएटी, एसएटी का क्या पावर है, सेक्शन 22B में एसएटी को पावर मिला है सर, एसएटी क्या क्या कर सकता है, मतलब सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल वो क्या क्या कर सकता है, उसका पावर यहाँ पर बोला गया है। और सारा का सारा चीज में लास्ट में क्या आता है, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, अगर आप कोई भी बात ठीक ठाक से नहीं मानते हो तो फिर आपको पेनल्टी कर दिया जाएगा। पेनल्टी का बहुत सारा एरिया है, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेनल्टी का लिस्ट जो है ना 23 का एक बार मस्ट गो थ्रू करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। Any person who fails to furnish any information, document, books, returns, report to the recognized stock exchange or to be board fails to furnish the same within the time specified therefore in the listing agreement or conditions or bylaws of the recognized stock exchange or that act or rules made thereunder, or who furnishes false, incorrect, incomplete information, document, books, return or report, fine of at least 1 lakh but may extend to 1 lakh per day during which such failure continue, subject to maximum 1 crore. Any person who fails to maintain books of accounts or record as per the listing agreement of conditions or bylaws of recognized stock exchange, same to same, fine at least 1 lakh but may extend 1 lakh per day during which such failure continues, subject to maximum 1 crore. Okay, सब अलग अलग रीजन के लिए हैं, बट क्या आप एक बार गो थ्रू करोगे सर? हेलो, नोट शेयर कर लें इनसे, आप लोगों से कर लूंगा, क्या आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे ना कि किस किस केस में क्या क्या फाइन चार्ज कर रहे हैं? ओके, मस्ट गो थ्रू सर। हाँ, क्या क्या केस में क्या क्या फाइन आपसे चार्ज किया जा रहा है। और अगर आप पेनल्टी नहीं भर पाओगे तो उसको रिकवरी करने का भी बोला गया है। मानो कि आपको पेनल्टी किया बट आप पेनल्टी भर नहीं पा रहे हो तो रिकवरी करेगा, कहाँ से करेगा? देखो
कोई अटैचमेंट सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है आपका, कोई अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट्स है आपका, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है आपका, अरेस्ट करेगा, डिटेंशन करेगा, प्रिजन में डालेगा, अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिकवरी करने का भी रूल्स है 23 JB में। 23 JB के अंदर रिकवरी करने के बारे में भी बोला गया है, याद रखिए यही बात यहाँ पर बोला है। और ये देखो सर, अपील टू सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, अगर किसी को किसी रीजंस में लगता है कि एसएटी ने उसके अगेंस्ट में सॉरी एक्सचेंज ने उसके अगेंस्ट में कुछ गलत किया, बिना कारण का डीलिस्ट कर दिया या समथिंग लाइक दैट, तो एसएटी में जा सकता है। तो एसएटी में जो जाएगा उसका जो सेक्शन है वो 23A का है। तो कोई भी सिक्योरिटीज, जिसका भी सिक्योरिटीज डिलिस्टेड हुआ है या समथिंग कोई भी एग्रीड हुआ है वो एसएटी में जाएगा। अपील टू एसएटी सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ऑर्डर ऑफ सेबी, किसी के कारण से उनको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वो अपील करेगा, फाइल विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर, अनलेस फर्दर एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय सैट। अगर 45 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन मिले तो वो भी कर सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन दैट। SAT shall give an opportunity of being heard and pass an order confirming, modifying, setting aside the appealed order. Set मतलब security appellate tribunal to send a copy of every order to the parties to appeal and to concerned adjudicating officer। ठीक है, सबको कॉपी भी भेजेगा। Every appeal filed before SAT to be disposed within 6 months, जो भी फाइल जाएगा 6 महीने के अंदर SAT उसका डिसीजन देगा from the date of receipt of appeal। अपील के 6 महीने के अंदर SAT डिसीजन सुनाएगा 23AL के तहत, मतलब 23 सेक्शन के बारे में बोलो। ठीक है, जरूरत पड़ने से स्पेशल कोड भी आ सकता है 26A के तहत। द सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड बाय द सिक्योरिटी लॉज with retrospective effect from 18 July 2013 and states that for the purpose of providing speedy trial and offense under this act, a notification establish or designate as many special code as necessary। बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत पैसा का मैटर आता है इसमें। स्पेशल कोर्ट शैल कंसीडर सिंगल जज हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट within whose jurisdiction the judge to be appointed is working। A person shall not be qualified for appointment as a judge with special court unless he is immediately before such appointment holding the office of a session judge or an additional session judge as the case may be। कम से कम इतना तो मतलब क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड होना चाहिए। All the offences under this act committed prior to date of commencement of the security law or on or after the date of such commencement shall be taken cognizance of the tried of special court। जो भी बोलेगा वो मानना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आपको स्पेशल कोड लगा के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बोला गया है। ठीक है, सर पेनल्टी वगैरह ऑफेंस के बारे में जो होता है ना वो प्लीज एक बार देखिए, बहुत भयंकर भयंकर पेनल्टी रूल दिया है, आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर करें। If any person contravenes or attempts to contravene or abates the contravention of provision of this act or any rules, regulations or bylaws for which no punishment is provided elsewhere in this act, अगर किसी जगह में कोई punishment नहीं मिला है और बाद में कोर्ट के कारण कोई डिक्लेरेशन मिलता है, he shall be punishable with imprisonment for a term में extend to 10 साल तक का जेल हो सकता है और 25 करोड़ तक का भी फाइन जा सकता है। ठीक है, पुराने जो भी पेनल्टीज का रूल बोला वहां पर नहीं है, अगर बाद में स्पेशल कोड बना के भी अगर कुछ भी बना जा रहा है 10 साल का जेल और 25 करोड़ तक का फाइन। If any person fails to pay the penalty imposed by the adjudicating officer or the Securities Exchange Board of India or fails to comply with the direction or order, he shall be punishable with imprisonment which not be less than 1 month but which may extend to 10 years। और इनका भी केस में 25 करोड़ तक का फाइन जा सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत बड़ा लॉ है और बहुत बड़ा सजा है। ठीक है, so must go through this law security contract act and क्वेश्चन जरूर गो थ्रू करें जो मैंने यहाँ पर आपको देके रखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप अपने इंस्टीट्यूट के मैट से भी देखे, ठीक है, आईसीएसआई के मैट से देखे, पुराने स्कैनर वगैरह से देखे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट से, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या रूल से। सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन कराया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, आप देखो कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैं सवाल बता रहा हूँ, जब आप घर में पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तथा रोशनी, सुन पा रहे हो ना आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? है दादा। देखो सर, है सर। एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन बता दिया था, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था।
सिटीजा का, कि वो बेसिकली सीए फार्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो उनका सेबी के रिलेटेड काम मिला, तो उनको डेफिनेशन जानना है कि सिक्योरिटी क्या है, स्पॉट डिलीवरी क्या है, रेडी डिलीवरी क्या है, डेरिवेटिव क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब केस स्टडीज बना के डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखो आप क्या सवाल पूछा है। Upon complaints been received by SEBI regarding the listed securities of Blue Rock Limited at the Guwahati Stock Exchange, SEBI has passed an order to delist the securities of the company from the stock exchange. Blue Rock Limited is aggrieved by the order of the SEBI, advise the company on the further step that the company can take against the order of SEBI. Delist the securities. अगर सेबी डिलीस्ट करने का ऑर्डर देते हैं तो कंपनी क्या करेगा, इसका प्रोसेस के बारे में आपको पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछता है व्हाट इज द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिसीव द इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में बोल के आया 27A 27B, ठीक है, वो पूछा आपको। SEBI has asked Jaipur Stock Exchange for furnish their books of accounts and audited financial statement for the period of 1st April 2015 से लेके 31 March 2017 within 30 days of the receipt of communication by stock exchange. The communication was received by the company on 30th April 2017 and no documents are furnished to SEBI in reply to the notice till 15th May 2017. The communication was received by the company on 30th April 2017 and no documents were furnished to SEBI in reply to the notice till 15th May 2017. Can the stock exchange be penalized for this inaction? क्या stock exchange को इसके लिए penalized होना पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स किसको कितना दिन के अंदर पहुंचाना है इसके ऊपर सवाल है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, X Stock Exchange Limited was granted recognition by SEBI. The stockbrokers of stock exchange did not pay much heed to the concept of governance and focused on increasing their wealth and snubbed the protection of investors. The ये थोड़ा सा एक साथ हो गया है। Their activities, actually ये लिखा है their activities were against the interest of the trade and general public. Their activities were against the interest of the trade and general public. Okay, इसके बारे में आपको बताना है। Examine whether the central government or SEBI has the power to withdraw the recognized granted to X stock exchange. क्या SEBI या central government के पास withdrawal करने का कोई मौका है? Limited under the provision of Security Contract Act 1956. And whether a person can a member of an unrecognized stock exchange for the purpose of performing any contract in securities. ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है सर। आंसर नीचे गिवन है, मैं आप लोगों को अभी और आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना आपको जस्ट बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चंस का आंसर्स को देखें और घर में लिख के प्रैक्टिस करें। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, साथ में आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सॉरी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू कीजिएगा। पेनल्टी का जो एरिया मैंने बताया इसको मस्ट गो थ्रू सर, बहुत सारा पेनल्टी है 23 के हिसाब से, 23A सबसेक्शन A, 23A सबसेक्शन B, 23B, 23D, ठीक है, बहुत सारा 23E, F, G, GA मैं नेक्स्ट दिन पूछूंगा, ठीक है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो जरूर बोल पाओगे सर, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सभी चीजें आपको बता दिया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957। अगर कुछ पॉइंट आपको लगता है कि मेरे से छूट गया है या मैंने बताया नहीं है, आप पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ भी पॉइंट में ऐसा लगता है, अगर मुझे भी लगता है कि मैंने किसी पॉइंट में बोलना चाहिए था बोला नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लॉ है, हो सकता है मिस हो गया हो, आप मुझे बताइएगा, या फिर मुझे भी अगर लगे तो मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है सर। बट आपका क्या काम है, इंस्टीट्यूट का मैट लीजिए, मेरा नोट लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन लीजिए, यहाँ से मेरे से क्वेश्चन लीजिए, जहाँ से मर्जी, बस लॉ है, हर जगह में एक ही कॉन्सेप्ट लिखा होगा, जहाँ एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा होगा वो देखिए, पढ़िए और रेडी कीजिए क्वेश्चन आंसर को, और कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम भर लीजिए, सेक्शंस को दिमाग में भर लीजिए, कॉन्सेप्ट, सेक्शन, क्वेश्चन, आंसर, ऐसा कीजिए तो रिजल्ट अच्छा होगा, चाहे कोई भी लॉ।
ठीक है, इतना ही है सर आज। तथा, रोशनी, ज्योति, बोलो। है सर। ओके सर, है दादा। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मंडे मिलते हैं। चलो, अच्छा शाम को क्लास है, म्यूचुअल फंड रांची क्लास है। सर। हाँ, शाम को क्लास है। ओके ठीक है, चलो टाटा। राखची दादा। ओके रोशनी, टाटा।